जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग है, अपार्टमेंट है, वहाँ पे दिक्कत तो नहीं चाहिए। वहाँ तो ऐसा कोई कानून में कोई बाधा होनी चाहिए, फिर कानून उस हिसाब से बनाइए कि वहाँ पे कॉमन चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। ठीक है, आप कोई स्पेसिफिक प्लग लेकर के, सॉकेट लेकर के आप व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन किसी का घर अगर 25वीं मंजिल पर है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको कर पाना यहाँ पे। ये इसके लिए मुझे लगता है कि दूसरे लेवल पे पॉलिसी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अभिजीत सिन्हा साहब। बिल्कुल, शहर के अंदर जो भी नॉर्मल पॉइंट्स हैं आपके रख-रखाव और रहने, जाने, खाने-पीने, सिनेमा देखने, शॉपिंग करने, हॉस्पिटल जाने, किसी कार्यालय जाने, इन सब को मिलाकर जो भी एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बननी चाहिए। जितना आसान आपके लिए एक किराए पर घर लेना होता है, उतना आसान आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, एक एग्रीमेंट साइन करना और फटाफट चार्जिंग पॉइंट लगाना होना चाहिए, किया जाना चाहिए। लेकिन मैं खासकर हाईवे के ऊपर जो हमारे मित्र हैं क्रांति जी ने उनकी बात कही, उसमें मैं 2 बातें आपको जोड़ना चाहता हूँ कि चार्जर चलते क्यों नहीं हैं? या जो चार्जर नहीं चल रहे हैं, हाईवे के ऊपर इसकी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि व्यक्ति हो सकता है 10% या 5% बैटरी लेकर एक चार्जिंग पॉइंट के पास पहुंचे और उस वहां पहुंचने के बाद अगर वो चार्जर नहीं चल रहा है जो कि अमूमन ऐप के ऊपर लाइव दिखा रहा था या सही दिखा रहा था, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं टेस्टिंग के, उनके साथ नेशनल हाईवे और चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स सोसाइटी ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है पीछे पीछे के महीने में। और ये टास्क फोर्स ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक चार्जर जो लगाया जा रहा है वो लगाए जाने से पहले, इससे पहले कि वो लाइव किया जाए ऑन योर एप्लीकेशन ऑन योर फोन, और वो पैसा लेने के लिए एक यूपीआई के यूनिफाइड स्ट्रक्चर पर आए, उससे पहले उसे कम से कम 30 से 40 दिन का अप टाइम इंश्योर कर दिखाना पड़ेगा, तभी उन्हें उसका समय दिया जाए और उसकी एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज डिपॉजिटरी होनी चाहिए जहां उसके अप टाइम को कम से कम 92% मेंटेन करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने से किसी आपात स्थिति में कोई व्यक्ति जाकर किसी चार्जिंग पॉइंट पर बहुत मुसीबत झेल सकता है रात के समय, और इसके लिए टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी था। बहुत सही सुझाव दिया उन्होंने और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, दिल्ली जैसे शहर के स्केल में, जहां दिल्ली की हम ईवी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, इस स्केल पर यदि हमारे पास जो वाहन है, बाहर के घुसने वाले बड़े वाहन, उनकी फ्रीक्वेंसी या उनसे निकलने वाला धुआं और उनकी कंपैरिजन की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे वाहनों की अपेक्षा में। आप देश के स्तर पर देखें तो 3% ट्रक अकेले मिलकर करीब-करीब 30% से ज़्यादा प्रदूषण फैला देते हैं। गिनती में 3% और प्रदूषण में 50%, 30% के बीच में। इस बात का खासा ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो सड़कें दिल्ली में घुस रही हैं, वहां ट्रेलर, ट्रैक्टर और एक्सचेंज की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधा, क्योंकि दिल्ली के बराबर जितने स्केल के शहर दुनिया भर में हैं, वो सभी शहर आजकल अपने डीजल फ्रेट को शहर के बाहर रोक देते हैं और शहर के अंदर वो ग्रीन क्लीन जोन और लो लो इमिशन जोन बनाने की बात कर रहे हैं, जहां लोग टहल सकें, साइकिलिंग कर सकें, अच्छे फुटपाथ हो, ग्रीनरी हो। तो हमें इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बस या ऑटो को इलेक्ट्रिक करके आप दिल्ली से प्रदूषण का निजात पा पाएंगे।